हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी वाला पोर्शन स्टार्ट किए हैं और ज्योग्राफी वाले पोर्शन में हम लोग दो टॉपिक्स को ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला जो हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोग पूरा जो सोलर सिस्टम है उसको पढ़े थे। उसके अलावा जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने प्रश्न थे उसको भी हम लोग कर लिए हैं। उसके बाद जो दूसरा जो चैप्टर था जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग वायुमंडल को पढ़ रहे थे, एटमॉस्फेयर को पढ़ रहे थे, उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उससे संबंधित भी जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम आपको डाल दिए हैं। वैसे ही प्रश्न और अगर कहीं आपको मतलब दिखते हैं तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि हम जितना कराते जा रहे हैं वो साथ साथ में करते चलिए। क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट जो करवा रहे हैं उसको अटेम्प्ट करिए, और वैसे ही अगर कहीं पे भी आपको दूसरा जगह में आपको कोई क्वेश्चन दिखता है तो उसको आप खुद से भी अटेम्प्ट करिए। कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो आप उसको बताइए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो चीज हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज जो हम लोगों को तीसरा जो चीज पढ़ना है वो है हमारा हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम बोलते हैं आपका जल मंडल। जल मंडल में मेनली आपको क्या चीज पढ़ना है, तो जल के बारे में पढ़ना है। आपको ये ध्यान में है कि हम आपको बताएं कि पृथ्वी पहले आग का गोला था, उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा होता है। जब ठंडा होता है तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो जल का वाष्प जो एक प्रकार से एटमॉस्फेयर में जो चला गया था वो बारिश बन के क्या बोलते हैं बरसता है। और जब वो बारिश बन के बरसता है उसके बाद पृथ्वी में वहां पे क्या होता है, समुद्रों का निर्माण होता है। तो आज से लगभग 3 बिलियन साल पहले, ठीक है, लगभग आज से 3 बिलियन साल पहले क्या होता है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि समुद्रों का निर्माण होता है। धीरे धीरे क्या होता है, इसी समुद्र में क्या होता है, तो आपको पता है कि पहला जो सेल है वो बनता है, पहला जो जीव है वो बनता है। तो हम लोग जितने भी आसपास में आप जितना भी लिविंग प्राणी देख रहे हैं, आप जीवित प्राणी देख रहे हैं, इन सभी का जो जन्म है वो कहां से हुआ है, तो वो आपको मिलता है कहां पे, समुद्र के अंदर में। तो ये सिंपल सा आपको समुद्रों के बारे में पढ़ना है, आपको पानी के बारे में पढ़ना है कि अच्छा पानी कहां कहां मिलता है, समुद्र जो है वो कितने सारे हैं, है ना। जो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, ये सब क्या है ना, कहां कहां पे ये है वो आपको देखना है। किस ओशन में कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो वो सब भी चीज हम लोग को देखना है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान में ये रखना है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में आपको पता है कि हमारा जो पूरा पृथ्वी है उस पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। नीला ग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पृथ्वी को अगर आप कहीं दूर से देखिएगा, है ना, अगर आप चांद वांद में चले जाते हैं और अगर आप देखिएगा, है ना, अभी आपको पता है एक आपका क्या उसका नाम है, आर्टेमिस नाम का एक नासा के द्वारा एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है जिसमें बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए, मतलब बहुत सारे तो नहीं, 4 लोग बैठे हुए हैं, और वो लोग दोबारा जा रहे हैं चांद के बहुत ज्यादा सामने, चांद के सामने जा रहे हैं, चांद का चक्कर लगाएंगे 4-5 बार, उसके बाद वो लोग वापस आएंगे पृथ्वी में। और उन लोगों के द्वारा क्या किया गया, उन लोगों के द्वारा पृथ्वी में एक फोटोग्राफ भेजा गया है। किसका, तो वो फोटोग्राफ भेजा गया है पृथ्वी का। जब अगर आप लोग वो फोटोग्राफ देखते हैं तो उसमें भी क्या खूबसूरत सा एक नंबर का पृथ्वी दिख रहा है आपको। तो वो पृथ्वी भी क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है, वो पृथ्वी ब्लू दिखता है। क्यों, पानी के कारण वो ब्लू दिखता है। अब आपको ये ध्यान में है कि जो पूरा जो हमारा जो ओशन है, जितना भी जल है, अब अगर हम लोग देखते हैं लगभग 100% अगर जल है, उस 100% जल में से लगभग 97% है ना, जितना भी पृथ्वी में जल है उसका लगभग 97% जो है वो कहां पे है, हमारे समुद्रों में है ना, हमारे महासागरों में है। तो ये थोड़ा सा इसमें ये ध्यान में रखिएगा। और अगर ये महासागरों में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो पानी ये कैसा हो, खारा पानी होगा, नमकीन पानी होगा, तो ये पीने लायक तो नहीं है ना। तो ये सिंपल से आपको ध्यान रखना है, 97% जो पानी है वो पीने लायक है नहीं। केवल जो लगभग 3% भी नहीं, लगभग आप बोल सकते हैं 2.7%, मोर स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं कि लगभग 2.7% जो जल है वो मीठा जल है। मीठा जल मतलब कि जिसको कि आप पी सकते हैं। इसमें भी 2.7% में भी आपको ये ध्यान में रखना है कि लगभग, थोड़ा इसका ना कलर चेंज कर देता है। हाँ, ये जो 2.7% है इसमें भी जो ज्यादातर जो पानी है ना, इसमें भी लगभग जो हम लोग देख सकते हैं लगभग 1.7% जो है वो कहां पे है, तो वो बर्फ के फॉर्म में है। वो क्या है, बर्फ के आइस के फॉर्म में है। आपको ये पता है ना, चाहे हम लोग देखते हैं आपका जो आइसलैंड है, या फिर जो हम लोग देखते हैं आपका अंटार्कटिका है ना, या फिर हम लोग आर्टिक ओशन देखते हैं, इन सब में क्या, इन सब में बर्फ का बड़ा बड़ा सा चट्टान है, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है। ये पहाड़ क्या करता है, अपने पास में मीठा जल रखता है। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले का न्यूज़ था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, हम लोग के यहाँ पे जल का क्या एक तरीके से क्या बढ़ रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इस टेम्परेचर बढ़ने के कारण एक जितना बड़ा क्या बोलते हैं दिल्ली है, जितना बड़ा दिल्ली है उतना बड़ा एक क्या बोलते हैं बर्फ का जो टुकड़ा था जो अंटार्कटिका में था, वो क्या हुआ, वो कट के बाहर निकल गया। तो क्या हुआ, पूरा पानी धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा, और उसके बाद में क्या होगा, जल का जो स्तर है वो धीरे धीरे ऊंचा होता है। ये जल का स्तर कैसे ऊंचा होता है, तो सिंपल सा चीज है, देखिए यहाँ पे है समुद्र, है ना, अगर मान के चलते हैं ये पहाड़ है,
ये पहाड़ किससे बना हुआ है, ये बर्फ से बना हुआ है। अगर ये बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, ये पानी यहीं पे आएगा पक्का, ये चीज है। अब यहाँ पे पानी आएगा तो ये पक्का पानी क्या होगा, ये पानी अब ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सा चीज होता है यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें क्या लगभग 97% जो पानी है वो क्या है, खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है। लगभग 3% जो पानी है, मोर स्पेसिफिकली वो क्या बोलते हैं 2.7% जो पानी है वो क्या है, मीठा पानी है। ये जो 2.7% है इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि लगभग 1% जो पानी है वही केवल क्या जल के रूप में मौजूद है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है। यही आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है आपका 1% से भी कम जो है मीठा पानी हमारे पास में मौजूद है। तो मीठा पानी मतलब फ्रेश पानी, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यही आपका एक छोटा सा मैप बनाया हुआ है पूरा पृथ्वी का पानी। ठीक है, इसका 97% कहां पे है, ओशन में है। उसके अलावा जो 3% जो पानी है वो फ्रेश पानी है। इस 30% में भी जो 70% है वो क्या है, वो आपका कहां पे है, तो वो बर्फ के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। लगभग जो 30% जो पानी आपका बचता है वही केवल क्या है, वही आपका पीने लायक है। उसके यही जो पानी है ये फिर आपका लेक्स में मिलता है, आपका नदियों में मिलता है, ये मिट्टी के अंदर मिलता है। तो ये सब चीज इसमें इतना आपको डिटेल में बस ध्यान में नहीं रखना, बस आप ध्यान रखें कि 97% पानी जो है वो वहां का पानी है, क्या बोलते हैं, खारा पानी है। उसमें भी क्या है, तो 3% जो पानी है वो पीने लायक है, उसमें भी 3% में क्या है, तो 1.7% जो है वो ग्लेशियर्स में है। तो ये सिंपल सा आपको कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अच्छा, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, अच्छा कोई नहीं, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो पानी का एक जो चीज आता है वो है आपका वाटर साइकिल, है ना। वाटर साइकिल क्या है, तो वाटर साइकिल हम लोग हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना, हमेशा बचपन से पढ़े हैं कि भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे इवोपोरेशन होता है, यहाँ पे पानी क्या होता है, यहाँ पे इसका रोशनी यहाँ पे पड़ा, इससे क्या हुआ, इवोपोरेशन हुआ, ये बादल बना, बादल में फिर ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, और फिर क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा बारिश आया। तो ये सिंपल सा यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ये इसको क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। इस वाटर साइकिल में 3 जो शब्द हैं वो 3 शब्द आपको याद रखने हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है वाष्पीकरण, है ना। वाष्पीकरण तो आसान सा चीज है। वाष्पीकरण का मतलब क्या, ये शब्द से ही हमको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई वाष्पीकरण का मतलब ये कि जब जो जल है वो क्या, वो वाष्प बन के ऊपर चला जाए। तो ये क्या है, यही इवोपोरेशन है, वाष्पीकरण है। जो दूसरा चीज है वो क्या है, वो है आपका संघनन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा कि संघनन क्या होता है। तो संघनन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो जल वाष्प ऊपर गया है वो जल वाष्प कल को क्या होगा, वो ठंडा होगा। और इसी ठंडा होने का प्रक्रिया को, है ना, इस ठंडा होने का प्रक्रिया को जब ये ठंडा होता है, जब ये ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद क्या बन जाता है, ये आपका बादल बन जाता है। तो ये आपसे ये पूछ सकता है, ये प्रश्न हमको लग रहा है कि शायद एग्जाम्स में, किसी एग्जाम्स, हमको एग्जाम ध्यान नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन था, पर हम ये क्वेश्चन हम देखें, कोई टीचिंग का ही एग्जाम था जिसमें पूछा ये गया था कि बताइए कि जल के वाष्प का बादल बदलने, मतलब बादलों में बदलने का जो प्रक्रिया होता है ना, जल के वाष्प का बादल में जो बदलने का प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसमें आपका यही लिखा हुआ था, वाष्पीकरण था, संघनीकरण था, उसके अलावा आपका वर्षण था, और एक आध ऑप्शन और भी डाला हुआ था। तो आप ध्यान रखें, इसको क्या बोला जाता है, संघनन बोला जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कंडेंसेशन मतलब का जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे ठंडा हो रहा है ना, कंडेंसेशन हो रहा है। उसके अलावा जो तीसरा है उसको बोलते हैं वर्षण, इसको बोला जाता है आपका प्रिसिपिटेशन, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिसिपिटेशन। अब ये प्रिसिपिटेशन क्या है, तो ये जो ठंडा जो बादल हो चुका है, जो बादल बदल चुका है, ये क्या होगा, ये बादल कल को फिर क्या होगा, ये बरसेगा, है। तो यही जो बादल का बदलने का मतलब बरसने का, जो पानी बदल मतलब पानी बन के जो क्या बोलते हैं धरती में बरसने का जो प्रक्रिया होता है उसको क्या बोला जाता है, वर्षण बोला जाता है, या फिर आपका प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। तो ये 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आसान आसान सा चीज है, बहुत ज्यादा ये मुश्किल है नहीं। सबसे पहला हम आपको क्या बोले, सबसे पहला आपका वाष्पीकरण है। आपका वाष्पीकरण तो बहुत आसान सा है, वाष्पीकरण तो बहुत आसान है, तो इसको तो आपको याद करने का जरूरत है नहीं। दूसरा है आपका संघनन। संघनन का मतलब क्या है, तो जो जल वाष्प जो ऊपर गए हैं वो क्या करेंगे, वो बादल बन जाएंगे, यही है प्रक्रिया संघनन। तीसरा जो प्रक्रिया उसको बोला जाता है आपका वर्षण। वर्षण भी लग रहा है, वर्षा से संबंधित है, तो क्या होगा, जो बादल हैं वो क्या होंगे, वो ठंडे होंगे, और फिर क्या करेंगे, वो बादल बरसेंगे। तो ये बादल का बरसने का जो प्रक्रिया होगा उसको क्या बोला जाएगा, प्रेसिपिटेशन बोला जाएगा या वर्षण बोला जाएगा। तो इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ओशियन के बारे में। ओशियन में ना लगभग 3 चीजें चलती हैं। ठीक है, 3 चीजें चलती है। एक चीज क्या है, एक चीज है आपका, पहला चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं तरंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि हाँ वेव्स क्या होता है, तो आपको पता है कि जल का बहुत ज्यादा तरंग होता है। आप जाते हैं, आप क्या बोलते हैं, पूरी उरी गए होंगे, हो सकता है समुद्र देखे होंगे। जब समुद्र के सामने आप खड़े होते हैं तो आप क्या देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लहरें क्या होती हैं, टकराती हैं और फिर वापस जाती है। तो ये जो प्रक्रिया चल रहा है, ये जो वापस जो आ रहा है और वापस जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं तरंग। ये क्यों वापस आ रहा है, क्यों जा रहा है, तो ये सिंपल सा चीज है जो हम लोग आपको बताए थे कि होता क्या है,
होता सिंपल सा ये है कि जो भी आपका जो जल है ना, आपको ये पता है कि ये मान के चलते हैं जल है, ये जल है भाई। जल में होता ये है कि यहां से क्या, और यहां से हो रहा है सूरज का रोशनी आ रहा है, ये जो जल है ये क्या होगा, ये यहां का जल हो जाएगा गर्म। अब जब यहां का जल गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये जल अपने आप को क्या करेगा, ये आपको ध्यान रखना, ये ऊपर उड़ने का ये क्या करेगा, कोशिश करेगा, है ना। अब हो सकता है कहीं का जल है जो बहुत कम ठंडा हुआ, कहीं का जल बहुत ज्यादा गर्म ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो जो जल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, है ना, दूसरी जगह मूव करेगा। तो यही मूव करने का जो प्रक्रिया है, जब जल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये क्यों हो रहा है, तो क्या बोलते हैं, जल के ठंडे और गर्म होने के कारण होता है। इसी को सिंपल सा हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग बोलते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा तरंग है। जब महासागर का जो सतह है उस पे जल क्या होता है, बारी बारी से ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है ना, बारी बारी से वापस आ रहा है फिर वापस जा रहा है। उसके अलावा इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका तरंग। उसके अलावा एक जो चीज आता है वो होता है आपका ज्वार भाटा, ठीक है, ज्वार भाटा। अब ये ज्वार भाटा क्या होता है, तो ज्वार भाटा थोड़ा सा समझ लीजिए। ज्वार भाटा क्या है, तो ये है हमारा प्यारा पृथ्वी, है ना, ये है हमारी पृथ्वी, और यहां पे आपको मिलता क्या, यहां पे आपको मिलता है चंद्रमा। बहुत समय ऐसा आता है कि चंद्रमा क्या होता है ना, चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है ना, ये क्या कर रहा है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो जब ये पृथ्वी के सामने पहुंच जाता है तो ये क्या होता है, यहां पे है क्या, यहां पे है आपका समुद्र है। अब इसके बीच में जब डिस्टेंस कम हो गया तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जो ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है, जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, ग्रेविटी जो होता है किसका, चांद का जो ग्रेविटी है वो क्या करता है, पानी को अपनी ओर खींचता है ना। पानी को, अब पूरा पानी तो नहीं खींच लेगा पर थोड़ा सा क्या करता है, वो पानी को ऊपर उठा देता है, और इसी ऊपर उठाने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वार भाटा, ज्वार भाटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि ये ज्वार भाटा किसके कारण हो रहा है, तो ये ज्वार भाटा नॉर्मली चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जिसमें पानी जो होता है उसका जो लहर होता है ज्यादा बड़ा बड़ा बनता है, वो थोड़ा ऊंचा उठ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो ज्वार भाटा होता है ना, इस समय पे बहुत अच्छा समय होता है मछलियों को पकड़ने का। तो मछली पकड़ने के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। जितने भी मछुआरे रहते हैं वो जनरली इस टाइम पे समुद्रों में रहते हैं, रात के समय में, ठीक है। तो ये यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी का, सॉरी, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये होता है, क्या बोलते हैं, चंद्रमा और सूर्य का भी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा धाराएं, तरंग तो ध्यान में है क्या है, उसके अलावा ज्वार भाटा ध्यान में है क्या है, उसके अलावा हम लोग तीसरा चीज देख रहे हैं जो है आपका तरंग। अब ये जो तरंग है ये दो टाइप का तरंग होता है, एक होता है गर्म जल का तरंग और एक होता है ठंडा जल का तरंग, ठीक है। एक होता है गर्म जल का तरंग, एक होता है ठंडा जल का तरंग। हम आपको बता चुके हैं क्या कि भाई मान के चलिए ये पूरा क्या है, ये पूरा है आपका समुद्र। इसमें क्या होता है, इसमें एक जगह में क्या हो रहा है, यहाँ पे ठंडा जो है ना, यहाँ पे मान के चलते हैं ये वार्म है, ये वार्म वाटर है। ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे आगे जाएगा, फिर ये वापस ठंडा हो के फिर क्या करेगा, फिर से ये वापस यहाँ पे आएगा। उसी प्रकार से ये क्या होता है, ये गर्म जल का बहने का एक फिक्स पैटर्न पहले से तय है। उसी प्रकार से जो कोल्ड वाटर होता है उसका भी क्या होता है, उसका भी चारों तरफ जाने का एक प्रक्रिया पहले से तय होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जो आपका ध्यान में आपको ये रखना है कि जो चाहे वो गर्म जल हो चाहे वो ठंडा जल हो, सभी का एक पहले से फिक्स्ड पैटर्न तय होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्म जल धाराएं बोलते हैं, और आपका ठंडा जल धाराएं बोला जाता है, जो कि आपका भूमध्य रेखा इक्वेटर से ध्रुव की ओर चलता है। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये भूमध्य रेखा क्या है। ये है पृथ्वी, और इस पृथ्वी का जो बीच का जो रेखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका भूमध्य रेखा। तो ये जो गर्म जल का जो धारा है ये क्या करेगा, आप एक चीज बताइए हमको, अगर ये पृथ्वी ऐसे है तो अगर आप हमको बताइए कि सूर्य का जो रोशनी है, मान के चलते हैं सूर्य यहाँ पे है, इसका रोशनी सबसे ज्यादा तेज कहां पे पड़ेगा, सूर्य का रोशनी यहां पे तेज पड़ेगा या यहां पे तेज पड़ेगा या यहां पे तेज पड़ेगा। तो आप सिंपल से ये बोलिएगा कि सर क्या होगा, सूर्य का जो रोशनी है वो यहाँ पे ज्यादा तेज पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, ये क्या होगा, ये सूर्य से ज्यादा सामने है। ये क्या है, ये सूर्य है, ठीक है। ठीक है, ये सूर्य से ज्यादा सामने कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो गर्म जल होगा ये ज्यादा होगा, है ना, गर्म जल यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ठंडा जल होगा। तो यहाँ क्या होगा, ये जो गर्म जल है ये क्या होगा, ये ऐसे बहता है, ये ऐसे बहता है ना, ये ऐसे बहता है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, ये जल ऐसे बहेगा, है ना, यहाँ पे भी ठंडा होगा, यहाँ पे भी ठंडा होगा। आपको पता है ना, जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जो दो पोल है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल बोलते हैं,
और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। ध्रुव जिसको बोलते हैं ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आपको ये पता है कि उत्तरी ध्रुव में भी क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या बर्फ है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बर्फ है। आप जो देखते हैं ना पोलर बियर है ना, कि आप क्या देखते हैं सफेद कलर का भालू है जो बर्फ में रहता है, वो कहाँ पे आपको मिलता है, वो आपको साउथ पोल में मिलता है। उसके अलावा जो पेंगुइन्स जो देखते हैं ना आप लोग, पेंगुइन्स देखते हैं, छोटे छोटे से पेंगुइन्स होते हैं है ना, बहुत सारे, बहुत ज्यादा क्यूट रहते हैं, बहुत ज्यादा झुंड में रहते हैं, वो आपको पेंगुइन कहाँ पे मिलता है, तो वो आपको नॉर्थ पोल में मिलता है। तो यहाँ पे क्या ठंड बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समुद्र का जो जल है वो यहाँ से यहाँ आएगा और ये जो पानी है ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार का होता है, जिसमें क्या होता है, गर्म जल आपसे पूछे गर्म जल कहां से कहां बहता है, तो आप बताइएगा कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर क्या होता है, ये बहता है, चाहे वो नॉर्थ पोल भी हो सकता है, साउथ पोल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, गर्म जल धाराएं क्या होता है, तो जो भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है उससे ध्रुव की ओर चलता है। और जो ठंडा जल धारा है, अब जो ठंडा जल धारा है ये क्या होगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ठंड, यहाँ पे है ठंडा जल, यहाँ पे भी है ठंडा जल, तो ये ठंडा जल क्या करेगा, ये फिर यहाँ चला जाएगा है ना। उसी प्रकार से यहाँ से ये जो ठंडा जल है ये क्या होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये ऐसे प्रोसेस, ये ऐसे प्रोसेस, ठीक है, ये हमेशा चलते रहता है। ये है आपका क्या, ये है आपका वार्म वाटर, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है आपका कोल्ड वाटर, ठंडा जल है। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रक्रिया जो हमेशा गोल से रोटेशन में ये हमेशा चलते रहता है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा। ये समझ में आया आपको, एक बार बताइए जरा सा। तरंग, ज्वार भाटा धाराएं, गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं। अगर आपसे पूछेगा ठंडी जल धाराएं कहां से कहां तक बहती है, तो बता दीजिएगा कि भाई वो ध्रुव, अगर ठंडा जल कहां पे होगा, ध्रुवों में होगा, तो पक्का क्या होगा, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएगा। उसी प्रकार से अगर गर्म जल का बात होगा तो वो क्या होगा, भूमध्य रेखा से वो ध्रुव की ओर बहेगा। समझ में आया ये? जितने भी लोग ऑनलाइन क्लासेस में एक बार हमको बता दीजिए समझ में आया नहीं आया। किसी को भी यहाँ पे कोई भी दिक्कत है क्या? शिल्पी, रीना, बताइए आप लोग, कोई भी दिक्कत है क्या इसमें? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यही देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये वाला जो जल है ये क्या होगा, ये आपका गर्म जल होगा। तो गर्म जल क्या होगा, गर्म जल यहाँ से आगे जाके ये यहाँ जाने का कोशिश करेगा, तो ये ऐसे जा रहा है। फिर यहाँ से जो ठंडा जल है वो यहाँ आएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लाल रंग से जो है वो क्या हो जाएगा, लाल रंग से हो जाएगा आपका गर्म जल। ये जो ब्लू रंग से होगा वो क्या होगा, ठंडा जल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे है जो गर्म जल होगा ये यहाँ से ऊपर जाएगा और ऊपर से जो ठंडा जल है वो क्या होगा, नीचे आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे है जो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से नीचे जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे पोल है और यहाँ पे पोल है ना। ये है आपका उत्तरी ध्रुव, ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो ठंडा जल है वो क्या होगा, ये ऐसे बहेगा है ना। ये देखिए यहाँ पे ठंडा जल ऐसे बह रहा है और जो गर्म जल है वो ऐसे बह रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे ठंडा जल वापस यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से गर्म जल जो है वो नीचे जा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया ये हमेशा यहाँ पे क्या होता है, चलते रहता है। ठीक है, ये आसान सा प्रक्रिया, इसमें कोई खास आपको मुश्किल वाला चीज नहीं है। चलिए बढ़िया, समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं थोड़े ओशन के ऊपर में पढ़ते हैं। एक एक ओशन को क्या करना है, हम लोग को सभी ओशन को साथ साथ में पढ़ना है। हम लोगों के पास में आपको ये ध्यान में है कि हमारे पूरा जो कॉन्टिनेंट है, कितने कॉन्टिनेंट है, हमारे यहाँ पे महाद्वीप कितने हैं, तो आपको ध्यान में महाद्वीप टोटल 7 महाद्वीप है। अगर आपसे पूछे कि पूरे जितने भी महासागर हैं टोटल महासागर कितने हैं, तो आप बताइए टोटल महासागर 5 है। आप महासागर के बारे में जानते हैं, पहला जो महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर वो कौन सा है, तो वो आपको मिलता है प्रशांत महासागर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, हम लोग बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रशांत महासागर। इसको एक बार समझ लीजिए कि प्रशांत महासागर है कहाँ पे। अरे हम मैप डालें कि नहीं डालें? अच्छा शायद यहाँ पे, छोड़िए, इसी में हम आपको समझा देते हैं प्रशांत महासागर कहाँ पे है। प्रशांत महासागर कहाँ पे, लोकेशन थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाला जो पूरा, ये जो पूरा, ये जो है, ठीक है, ये जो पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया जो है ये क्या होता है, ये आपका कहलाता है आपका प्रशांत महासागर। ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका प्रशांत महासागर है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये पूरा क्या है, प्रशांत महासागर वाला एरिया है। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो अटलांटिक है ना, ये क्या है, ये है आपका अटलांटिक ओशन जो आपको मिलता है ना यहाँ पे, क्या ये आपका यूएसए है, ये आपका यूएसए है। ये है आपका क्या, ये है आपका जो
साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका है। तो ये उसके अलावा क्या, यहाँ पे आपका अफ्रीका है, यहाँ पे आपका यूरोप है। तो ये क्या, ये जो यूरोप और ये जो अमेरिका के बीच वाला जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अटलांटिक ओशन। और ये जो अटलांटिक ओशन ये कैसा, ये एस के फॉर्म में, देखिए यहाँ पे ये एस के फॉर्म में है ना। तो अगर आपसे पूछे कि एस के शेप में कौन सा ओशन है, तो आप बताइएगा अटलांटिक ओशन है, जो सबसे बड़ा ओशन है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे पैसिफिक ओशन देख चुके हैं। उसके अलावा आपको पता क्या है, उसके अलावा यहाँ पे ये वाला जो एरिया आपको मिलता है भारत के नीचे, ये क्या है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये वाला आपको पता है। इस भारत के जस्ट नीचे जो एरिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपका इंडियन ओशियन बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा। इसके यहाँ पे जो ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको अटलांटिक ओशन बोला जाता है, सॉरी क्या बोलते हैं, आर्कटिक ओशन बोला जाता है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए कहाँ गया भाई, कम से कम आप ये तीन को एटलीस्ट ध्यान में रखना है ना। उसके अलावा भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये तीन ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा क्या है, पैसिफिक ओशन है। इसी पैसिफिक ओशन में मेरियाना ट्रेंच के बारे में हम लोग देखेंगे, सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है। इंडियन ओशन आपको पता है, और इसके अलावा हम लोग अटलांटिक ओशन को देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन क्या है, सबसे बड़ा है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि भाई क्या है, अरे ये यहाँ पे हो गया, ये गायब, रुक जाइए जरा सा, रुक जाइए इसको। हमको लगता है दोबारा सारा चीज लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग पैसिफिक ओशन का बात कर रहे हैं। पैसिफिक ओशन का हम आपको लोकेशन बता चुके हैं। पैसिफिक ओशन क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। जितना भी महासागर आपको दिखता है उसका लगभग 2/3 जो क्या बोलते हैं एरिया है वो किसके पास में है, तो पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर के पास में है। इसी का जो सबसे गहरा जो पॉइंट है, सबसे जो गहरा जो पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच बोला जाता है। जो सबसे गहरा जो बिंदु है, सबसे गहरा जो बिंदु है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं। पैसिफिक ओशन जो है वो क्या है, अमेरिका के, और क्या अमेरिका में आपको ध्यान रखना है, अमेरिका के बगल वाला जो एरिया है, अमेरिका और आपका जो रशिया है उसके बीच वाला जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पैसिफिक ओशन हम लोग बोलते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा हम लोग आते हैं दूसरा में, जिसका नाम है आपका क्या, जिसका नाम है आपका अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में हम लोग क्या क्या देखे हैं, तो अटलांटिक ओशन में हम लोग देख चुके हैं कि वो कहां पे है। यूरोप जो पूरा आपको दिखता है वो अटलांटिक ओशन में आपको दिखता है। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हम लोग देखते हैं आपका एस का आकार में, अगर आपसे पूछे कि एस के आकार में कौन सा है, तो वो है आपका अटलांटिक ओशन। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि यूरोप, ऐसा आपसे पूछ सकता है कि यूरोप को चारों तरफ से कौन सा समुद्र है जो घेरता है। आपको सारे समुद्रों का लोकेशन आपको ध्यान रखना है, तो क्या बोलते हैं यूरोप को चारों तरफ से घेरने वाला कौन सा है, तो आपको अटलांटिक ओशन आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको इसमें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपका तीसरा जो मिलता है उसका नाम है क्या, हिंद महासागर है। हिंद महासागर आपका एक तो ऐसा एक पहला एकमात्र महासागर है जो कि किसी देश के नाम पे है ना। हमारा क्या है, हमारा आपको मिलता है यहाँ पे हिंद महासागर मिलता है भाई, है ना, एकमात्र है जिसका नाम क्या है, किसी देश के नाम पे है। उसके अलावा ये त्रिभुजा आकार में है, वो क्या था, वो एस आकार में था। कौन सा था एस आकार में, तो अटलांटिक ओशन जो था वो एस आकार में था। ये क्या, ये त्रिभुजा आकार में होता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो दक्षिणी महासागर है ना, दक्षिणी महासागर किसको बोला जाता है, तो जो आर्कटिक ओशन हम आपको बोले है ना, ये जो अगर हम लोग देखते हैं ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी है, तो ये वाला क्या, ये आपको यहाँ पे मिलता है अंटार्कटिका मिलता है। और इस अंटार्कटिका के आसपास वाला जो ओशन है, यहाँ वाला जो ओशन है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको आपको बोला जाता है आपका दक्षिणी महासागर। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि इसके आसपास वाला जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है आपका आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो ये दो ओशन का आपको ध्यान में रखना है। आर्कटिक ओशन, दो ओशन है, दो समुद्र है, दो महासागर है, जो कि कहां पे है, ध्रुवों में है ना। ध्रुवी में क्या है, दो महासमुद्र है, महासागर है। जो उत्तरी ध्रुव में है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्कटिक बोलते हैं। जो दक्षिणी ध्रुव में है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षिणी सागर बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है। आपका अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से ये घेरता है। ये क्या, ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ, मतलब यहां से लेके लगभग ये इतना दूर तक ये क्या, ये लगभग फैला हुआ है। ये भी वैसा ही यहां तक आपका फैला हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलता है यूरोप मिलता है, यहाँ पे आपको रशिया मिलता है, यहाँ पे आपको अमेरिका मिलता है। उस प्रकार से ये पूरा आपको लोकेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रहेगा आपको। टोटल हम क्या बात किए, टोटल हम आपसे 5
महासागर के बारे में बात की, सबसे पहला हम आपसे बात किए पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है ना, मेरियाना ट्रेंच इसमें ध्यान में रखिएगा, लगभग 2/3 जो एरिया है वो यही ये पूरे पृथ्वी का यही कवर करता है। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो आर्कटिक ओशन जो क्या बोलते हैं अंटार्कटिका वाला जो ओशन है उसको हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो सारा ओशन हम लोग का हिंद महासागर वाला देख चुके हैं, आर्कटिक हम लोग देख चुके हैं, उसके अलावा आपका दक्षिणी जो महासागर है उसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये महासागर के बारे में तो आप लोग पहले से भी जानते हैं, एक बार आप लोग इसका नोट्स भी देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नदियों के बारे में। ठीक है, नदियों के बारे में आपको कुछ नदियों के बारे में आपको पढ़ना है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो नदी है ना, हमको कम से कम 5 नदियों के बारे में हमको जानना है, जो सबसे बड़ी बड़ी कौन सी नदियां हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी अगर कौन सी है, अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा नील नदी, है ना, नाइल नदी जिसको हम लोग बोलते हैं, या नील नदी आप लोग बोल सकते हैं कि नील नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है, और ये कितना है, ये लगभग 6650 किलोमीटर का लंबा है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए गंगा का लंबाई कितना है, गंगा का लंबाई कितना है, तो आप बताइएगा लगभग 2525 किलोमीटर, है ना, लगभग 2525 किलोमीटर। लगभग आप इसमें केवल 2500 किलोमीटर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप इसमें केवल ध्यान में रखिएगा कि भाई लगभग 2500 किलोमीटर जो है वो कौन सी नदी लंबी है, तो गंगा नदी 2500 किलोमीटर लंबी है। और सोचिए इस 2500 किलोमीटर से भी लगभग 2 गुना से ज्यादा लंबी है ना, ये कितना लगभग 6600 किलोमीटर के आसपास में है ये। तो ये क्या, ये पूरे पृथ्वी का सबसे लंबा नदी है, और ये एक ना झील से निकलता है, एक झील से निकलता है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ये विक्टोरिया झील इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाइल नदी जो हम लोग देखते हैं ना अभी के समय में, जो इजिप्ट है ना, हम लोग देखते हैं ना इजिप्ट का क्या बोलते हैं, जो हम लोग पिरामिड देखते हैं, जो पिरामिड देखते हैं, तो वो जो इजिप्ट का जो पिरामिड जो बना हुआ है वो क्या, वो नील नदी के किनारे ही है। तो वो पूरा जो अफ्रीका वाला जो रीजन है, अफ्रीका वाला जो पूरा क्षेत्र है, उसमें कौन सा नदी एक महत्वपूर्ण नदी बहता है, तो आप बताइएगा वो कौन सा नदी है, वो है आपका नील नदी। ठीक है, तो ये आपका सबसे, अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है। विक्टोरिया नदी से निकलता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको मिस्र का उपहार बोला जाता है, मिस्र का उपहार बोला जाता है, क्योंकि मिस्र के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पे ये मेनली बहता है। ठीक है, तो ये क्या है, मिस्र का उपहार, इसी नदी को बोला जाता है, मिस्र में ये बहता है। दूसरा नदी हम लोग देखते हैं अमेज़न नदी। ठीक है, अमेज़न नदी। अब ये अमेज़न नदी अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप बता दीजिए कौन सा नदी है, आपका नील नदी है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी आप बताइएगा कौन सा है, सबसे बड़ा नदी है आपका अमेज़न नदी। अब लंबा और बड़ा में क्या अंतर होता है, तो लंबा आप तो सिंबल हो गया भाई, लंबाई सबसे ज्यादा जिसका है ना, और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है बड़ा नदी का मतलब यह है कि जिसके पास में पानी का जो अमाउंट है ना, वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो है वो सबसे ज्यादा हो, है ना। तो सबसे ज्यादा पानी अपने साथ में जो लेके नदी बहता है वो कौन सा नदी है, तो वो अमेज़न नदी है। ये अमेज़न नदी कहां पे बहता है, तो आप बताइएगा लगभग जो हमारा जो ब्राजील वाला जो क्षेत्र है, ब्राजील वाला जो क्षेत्र है, आपको ये पता है ना कि भाई ये अगर हम सिंपल से बोले ये क्या, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका। बड़ा खराब है मेरा ड्राइंग। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका है। फिर यहाँ पे आपको मिलता है क्या, यहाँ पे आपको मिलता है अफ्रीका मिलता है। यहाँ पे आपको ये पूरा जो रीजन है ये आपको मिलता है यूरोप मिलता है। यहाँ आपको मिलता है रशिया, यहाँ पे आपको मिलता है भारत, यहाँ पे मिलता है ना, ये आपको छोटा सा यहाँ पे भारत मिलता है ऐसे करके। तो ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो नदी बहता है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो नदी बहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अमेज़न मतलब अमेज़न नदी बोलते हैं, जो कि क्या आपका अमेज़न जंगल में बहता है। अमेज़न जंगल कहाँ पे है, तो जो हम लोग बोल सकते हैं ब्राजील वाला जो मेनली क्षेत्र है, ब्राजील वाला, वहीं पे आपको अमेज़न का नदी मिलता है। अच्छा, ब्राजील में एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, ब्राजील में अगर हम लोग पहुंच चुके हैं तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण को बचानो मतलब पर्यावरण को बचाने को लेके अगर सबसे बड़ा अगर कोई सम्मेलन हुआ है आज तक, है ना, एक प्रकार से पूरे पृथ्वी में अगर पृथ्वी को बचाने के लिए कोई सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ है तो वो कौन सा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका अर्थ सम्मेलन, अर्थ समिट बोलते हैं, अर्थ समिट। ये कब हुआ है, 1992 में हुआ है। कहां पे हुआ है, तो रियो में हुआ है। रियो कहां पे है, तो ब्राजील में है भाई, है ना। तो ये थोड़ा सा आप इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि पर्यावरण से भी संबंधित बहुत ज्यादा आपका प्रश्न
क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में पूछ सकता है, ठीक है। ज्योग्राफी वाला जो क्षेत्र है उसमें पर्यावरण से भी संबंधित आपका प्रश्न पूछेगा, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ब्राजील वाला जो क्षेत्र है वहां पे कौन सा नदी बहता है, तो अमेजोन नदी वहां पे बहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये अमेजोन नदी हम लोग देख चुके हैं, वॉल्यूम के हिसाब से, आयतन के हिसाब से सबसे विश्व का सबसे बड़ा नदी है। अमेजोन वर्षावन है ना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट आपको मिलता है, आपको पता है ना, जो पृथ्वी का, जिसका क्या बोला, पृथ्वी का आपका फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना घना जंगल आपको मिलता है उतना घना जंगल कहीं पे नहीं है। तो ये घना जंगल बोला जाता है कि ये पृथ्वी का ऑक्सीजन का जो लेवल है उस लेवल को बना के रखता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है। और इस पूरे क्या बोलते हैं जंगल को जो एक प्रकार से पानी जो देता है वो कौन सा नदी है, तो अमेजोन नदी है। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई जैसे अगर आप लोग देखे हो ना वो वाला, आप लोग देखें वो मूवी एनाकोंडा वाला जो मूवी आया था, है ना, एनाकोंडा वाला जो मूवी आया था, वो जो एनाकोंडा मूवी था वो कहाँ पे हुआ था, तो वो पूरा का पूरा मूवी, वो पूरा जो एरिया जो दिखाया गया वो यही अमेजोन वाला एरिया है, अमेजोन का जंगल ही है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निकास ये अटलांटिक महासागर में क्या होता है, ये गिर जाता होता है, अटलांटिक महासागर में क्या होता है, ये गिर जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये दो चीज आपको समझ में आया होगा। उसके अलावा हम लोग देखते हैं आपका यांगची आपका रिवर है ना, यांगची रिवर बोला जाता है। तो ये यांगची रिवर, ये यांगची रिवर कहाँ पे है, तो यांगची रिवर आपको मिलता है चीन में। एक चीज हमको बता दीजिए पहले कि ये हम लोग टोटल 5 महासागरों के बारे में बात की है। पैसिफिक, जिसको प्रशांत महासागर बोला गया है, अटलांटिक ओशियन, उसके अलावा आपका हिंद महासागर, उसके अलावा आपका आर्कटिक ओशियन, उसके अलावा आपका हम आपसे बात किए साउथ ओशियन, जिसको हम आपको बोले दक्षिणी महासागर, है ना। ये 5 ओशियन कंप्लीट है। तरंग के बारे में हम आपसे बात की कि तरंग क्या होता है, गर्म जल तरंग क्या है, ठंडा जल तरंग क्या है, जल की धाराएं क्या होती है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हम लोग जो बात की, कंडेंसेशन क्या होता है, वो सब चीज आपको समझ में आया यहां तक या नहीं आया। उसके अलावा जो हम लोग 2 चीज जो देखे, आपका अमेजोन और आपका नील नदी, ये 2 नदी भी आपको कंफर्म है। एक बार हमको बता दिए कि यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत होगा तो हम लोग दोबारा करेंगे, ठीक है। एक बार हमको बता दीजिए कि ये समझ में आया आपको या नहीं आया। नील नदी हम लोग देखे हैं, अमेजोन नदी हम लोग देख लिए हैं, इसका लोकेशन हम लोग देख चुके हैं, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक ओशन, उसके अलावा पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन हम लोग देख चुके हैं, इसका हम लोग लोकेशन देख चुके हैं कौन सा कहाँ पे। एक बार हमको बता दीजिए समझ में आया या नहीं आया। कौन कौन से व्यक्ति हैं आज जुड़े हुए, देख रहे थोड़ा हम। शिल्पी, रीना एंड सोनी, आप लोगों को समझ में आया ये। चलिए सर, महासागर समझ में नहीं आया क्या, महासागर में दिक्कत है, अच्छा ठीक है। महासागर एक बार और करते हैं, ठीक है, रुकिए जरा सा 1 मिनट जैसा रुक जाइएगा। हम लोग अब देख लेते हैं, थोड़ा सा महासागर को देख लेते हैं कि भाई महासागर कैसे काम करता है। महासागर कौन कौन सा है, 5 महासागर आपको ध्यान में रखने हैं, वो पांचों हम लोग एक बार याद कर लेते हैं, दोबारा से एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बोले कौन सा, सबसे पहले हम आपको बोले प्रशांत महासागर, है ना। अरे ये क्यों हो रहा है ऐसा, हाँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बोले वो कौन सा महासागर है, तो वो है आपका प्रशांत महासागर आपको मिलता है। प्रशांत महासागर का हम आपको अगर लोकेशन बताएं कि प्रशांत महासागर कहाँ पे है, ठीक है, तो ये लोकेशन एक बार आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। हम एक बार छोटा सा आपको मैप बना देते हैं, बहुत खराब है लेकिन कोशिश करिए इसको समझने का, ठीक है। आपको ये ध्यान में है कि ये क्या है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है ना। यहीं पे आपको अमेरिका नाम का यूएसए नाम का यहाँ पे देश मिलता है, यहाँ पे आपको कनाडा नाम का यहाँ पे देश मिलता है, यहाँ पे मैक्सिको नाम का देश मिलता है, ये सब आपको यहाँ पे देश मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये ध्यान में है कि भाई यहाँ पे एक है बड़ा सा एक, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका बोलते हैं। इसी में आपको चिली मिलता है, अर्जेंटीना मिलता है, इसी में आपको ब्राजील मिलता है ना। उसके अलावा आपको ये ध्यान में है कि यहाँ पे आपका एक बड़ा सा एरिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका अफ्रीका, है ना। ये क्या है, ये आपका है अफ्रीका, अफ्रीका है भाई। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये क्या है, ये है आपका यूरोप वाला क्षेत्र है, ये क्या यूरोप वाला क्षेत्र है। उसके अलावा आपको ये ध्यान में है कि यहाँ पे आपको मिलता है वही मिडिल ईस्ट वगैरह सब, जहाँ पे अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। फिर यहाँ पे आपको मिलता है भारत वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पे मिलता है ना। तो ये सब ऐसे चीज आपको मिलता है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा आपका बड़ा सा रशिया, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको इसके ऊपर में ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे आपको चीन मिलेगा, है ना। तो इसी प्रकार से ये पूरा एरिया आपको दिखता है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जरा सा
ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, ये हमारा आपका प्यारा भारत है ना, ये हमारा प्यारा भारत आपको यहाँ पे मिलता है। ये छोटा सा मैप है, इसमें सिंबल्स आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रशांत महासागर का, ठीक है, प्रशांत महासागर का। अच्छा, ये जो एरिया है आपका अमेरिका के इस साइड वाला एरिया, ठीक है, अमेरिका के इस साइड वाला एरिया, या फिर इस आपका साउथ अफ्रीका, क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका के इस साइड वाला एरिया, ये क्या कहलाता है, यही आपका क्या है, यही आपका पैसिफिक ओशियन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका प्रशांत महासागर, ये वाला क्षेत्र क्या है, ये आपका पैसिफिक ओशन है। अब क्या पृथ्वी, क्या पृथ्वी गोल है भाई, है ना, पृथ्वी गोल है, तो आप इस सिंबल से ये सोचिए कि अगर ये गोल है तो पैसिफिक ओशन कहां पे होगा, पैसिफिक ओशन यहां पे भी होगा ना, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशन यहां पे भी होगा। तो यहां पे आपको जापान मिलता है, ये वाला क्षेत्र में जापान है, यहां पे जापान आपको मिलता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी प्रशांत महासागर होगा। तो प्रशांत महासागर जो है वो बहुत बड़ा महासागर है। तो ये तो एक तो आपको लोकेशन ध्यान में रहेगा कि भाई यहां पे प्रशांत महासागर है। दूसरा एक बड़ा महासागर, जो दूसरा महासागर है वो आपको क्या मिलता है, वो आपको मिलता है एटलांटिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन आपको मिलता है यहाँ पे, है ना, एटलांटिक ओशन आपको मिलता है। इस ओशन के बारे में हम आपको बताएं कि ये थोड़ा सा मैप थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये कैसा, ये इस शेप का आपको मिलता है, ये एस शेप का आपको मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना कि हाँ भाई यहाँ पे क्या दूसरा महासागर है जो एटलांटिक महासागर है। तो दो आपको दो तो ध्यान में रहेगा, दो का लोकेशन ध्यान में रहेगा या नहीं रहेगा, बताइए जरा सा, दो का लोकेशन ध्यान में रहेगा या नहीं रहेगा। एक क्या है, एक है प्रशांत महासागर, यहां पे है प्रशांत महासागर, वहां पे भी है। उसके अलावा एटलांटिक ओशन कहां पे, एटलांटिक ओशन अगर हम लोग अमेरिका के इस साइड आते हैं, है ना, या फिर अफ्रीका के इस तरफ आते हैं, या फिर यूरोप के इस तरफ आते हैं, तो ये क्या मिलता है, ये आपको मिलता है एटलांटिक ओशन मिलता है, एटलांटिक महासागर मिलता है। तो ये दो महासागर उम्मीद है समझ में आया होगा। और तीसरा जो महासागर है वो क्या है, वो है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंडियन ओशन बोलते हैं। तो ये जो इंडियन ओशन है, ये आपको इस वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको इंडियन ओशन मिलता है। इंडियन ओशन थोड़ा क्या बोलते हैं, क्षेत्र में छोटा ओशियन है ना। तो ये तीन आपको आसान सा है, तीन हमको लगता है समझ में आया होगा। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो इधर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो ऊपर में जो क्षेत्र है, रुकिए, यहाँ पे जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिलता है, एक जरा से इसको थोड़ा सा और ठीक से बना देते हैं। यहाँ पे जो ऊपर में जो क्षेत्र आपको मिलता है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है भाई, है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या, आइस है। उसी प्रकार से यहाँ जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्या, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा क्या है, बर्फ है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिका बोलते हैं, अंटार्कटिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्कटिक बोलते हैं, इसको आर्कटिक बोलते हैं। तो इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है, इसके आसपास वाला जो समुद्र है, इसको जो चारों तरफ से जो समुद्र जो घेरा हुआ है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे आपका क्या, इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। ठीक है, और उसी प्रकार से यहां पे जो ओशन है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको आपको बोला जाएगा आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पे आपको हम बता चुके हैं, ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर यहां पे हो गया, इस वाले क्षेत्र में प्रशांत महासागर हो गया। यहां वाला जो क्षेत्र है ये यहां पे हो गया आपका आर्कटिक ओशन, सॉरी एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन यहां पे हो गया। उसके अलावा यहां पे हो गया आपका हिंद महासागर। तो अब आप बताइए हमको, ये पांचों आपको ध्यान में रहेंगे या नहीं रहेगा, इसका लोकेशन ध्यान में रहेगा, पहले ये बता दीजिए शिल्पी जी, समझ में आया आपको, ये लोकेशन समझ में आया पहले या नहीं आया। उसके बाद तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। आप हमको बताइए ये समझ में आया या नहीं आया। लोकेशन में किसी को भी कोई दिक्कत है, लोकेशन में किसी प्रकार का किसी को भी कोई दिक्कत है क्या। चलिए ठीक है, समझ में आ गया शिल्पी, चलिए बढ़िया, समझ में आ गया। तो ये लोकेशन में हमको लगता है कोई खास दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सबसे पहले आपका हम बोले आपका क्या कि आपका प्रशांत महासागर, हम आपको बताएं प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, और सबसे गहरा है ना। इसका आकार जो है वो क्या, ज्यादातर ये वृत्ताकार आकार का है, मतलब ये लगभग
ऐसे गोल जैसा है ना, ऐसा गोल जैसा है ये, तो ये एक चीज ध्यान में रखना है आपको। उसके अलावा हम आपको बताएं यहाँ पे मैरियाना ट्रेंच के बारे में बताएं कि भाई ये मैरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे गहरा, जैसे अगर हम लोग बोले कि ये पूरा समुद्र है, लेकिन समुद्र में के नीचे तो क्या बोलते हैं, जमीन है पक्का यहाँ पे, है ना, ये पूरा जमीन है। लेकिन अगर हम बोले कि सबसे गहरा जगह कौन सा है, सबसे गहरा जगह, तो सबसे गहरा जगह जो है, सबसे जो डीपेस्ट जगह जो है वो क्या है, वो है आपका मैरियाना ट्रेंच है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका मैरियाना ट्रेंच इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछे कि मैरियाना ट्रेंच कहां पे है, तो ये आप बताइएगा प्रशांत महासागर में, सबसे बड़ा है, गोल कलर का है, मतलब गोल सा इसका आकार है। उसके अलावा हम आपको बोले दूसरा महासागर क्या है, एटलांटिक महासागर है, एटलांटिक ओशन है। इस एटलांटिक ओशन में ये क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा है भाई, सबसे बड़ा क्या था, प्रशांत था। उसके बाद आपका दूसरा सबसे बड़ा क्या है, आपका एटलांटिक मिलता है आपको। इसका जो शेप है वो हमको आपको बता चुके हैं, ये कैसा, ये एस शेप का है ना, ये एस शेप का है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये आपका क्या, यहाँ का जो तट रेखा है ना, ये बहुत ज्यादा कटा छटा है। जो तट रेखा है मतलब यहाँ पे जो समुद्र का जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा कटा छटा है ना। जैसे कि अगर हम आपको बोलते हैं कि जैसे होता क्या है, अगर हम सिंपल से आपको बोले कि अगर मान के चलते हैं ये पूरा समुद्र है ना, ये समुद्र है, और समुद्र के किनारे आपको यहाँ पे बंदरगाह बनाना है, बंदरगाह बनाना है, यहाँ पे बंदरगाह बनाना। और यहाँ पे क्या, समुद्र के किनारे यहाँ पे क्या, यहाँ तो पूरा बालू होगा। अब यहाँ पे अगर बालू है, यहाँ पे गहराई कम होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गहराई जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। अब यहाँ पे अगर गहराई कम है तो अगर यहाँ से कोई अगर शिप आ रहा है तो क्या ये यहाँ तक पहुंच पाएगा, क्या ऑब्वियसली यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। तो हम उसके ऊपर में सामान कैसे डालेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, ये जो है ना, ये जो पूरा जो एटलांटिक ओशन जो हम बोल रहे हैं वहां पे बंदरगाह बहुत ज्यादा बनते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ओशन है ना, ये जो पूरा ओशन है ये गहरा नहीं है, मतलब एक प्रकार से ये ऐसा है, मतलब ऐसे अगर हम लोग बोले ये वाला, अगर आप लोग को यहाँ पे माइक दिख रहा है तो माइक यहाँ पे नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये जो नीचे वाला क्षेत्र है यहाँ पे है समुद्र, और ये जो ऊपर वाला जो यहाँ पे है ये क्या, ये आपका है आपका शहर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका जो गहराई है ये बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे आपका एक बंदरगाह बनाना बहुत आसान होता है। तो अगर आपसे पूछे कि बंदरगाह कहाँ पे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, तो वो वैसा जगह जहाँ पे गहराई ज्यादा होता है। गहराई ज्यादा कहाँ है, तो आपका एटलांटिक ओशन में, आप बताइएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे गहरा जगह कहाँ पे है, तो आप बताइएगा मैरियाना ट्रेंच, जो कि आपका कहाँ पे है, आपका प्रशांत महासागर में। तो ये छोटा सा आसान सा चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा हम आपको क्या बोले, उसके अलावा हम आपको बोले हिंद महासागर भारत के नाम पे है, त्रिभुजा आकार में है। ठीक है, उसके अलावा आपका साउथ ओशन आपको मिलता है, दक्षिणी महासागर आपको मिलता है, जो कि क्या है आपका, ये चारों तरफ किसके मतलब किसके घेरा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है आपका एंटार्क्टिका के चारों तरफ आपका घेरा हुआ है। उसके अलावा 60 डिग्री में है, ये पूरा 60 डिग्री तक चलता है। उसके अलावा आपको सबसे जो ऊपर में जो महासागर मिलता है वो क्या है, आपका आर्कटिक महासागर है ना, पृथ्वी का जो ऊपरी जो भाग है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आपका नॉर्थ जो पोल है, वहां पे आपको क्या मिलता है, वहां पे आपको आर्कटिक ओशन मिलता है। और ये क्या, ये सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा ओशन अगर आपसे पूछे तो यही आर्कटिक ओशन है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है, इसमें कोई खास और चीज आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो ये उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको पूरा महासागर। उसके अलावा हम क्या आपसे क्या बात किए हैं, आपसे हम बात किए हैं कि भाई नील नदी के बारे में बात किए हैं, अमेज़न नदी के बारे में बात किए हैं। नील नदी सबसे लंबा है, इसका लंबाई आप याद रखिएगा लगभग 6600 किलोमीटर के आसपास में। अगर आपसे पूछे कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो बताइएगा लगभग आपका 2500 किलोमीटर आसपास गंगा की लंबाई आपको मिलता है। उसके अलावा आपको आपका अमेज़न नदी है ना, अमेज़न नदी जो है वो सबसे बड़ा नदी है, सबसे ज्यादा जो पानी है वो इसी के पास में रहता है ना। उसके अलावा आपका यांगची नदी है, यांगची नदी कहां पे है, तो आपका चीन वाला जो क्षेत्र है वहां पे यांगची नदी मिलता है। और एशिया का अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, सबसे लंबा नदी कौन है, तो आप बताइएगा यांगची नदी है, जो मेनली कहां पे बहता है ना, चीन में बहता है। चीन के अलावा भी बहुत ज्यादा देश है जहां पे बहता है, जैसे आपका क्या बोलते हैं म्यांमार तरफ भी जाता है, तो वो वाला भी क्षेत्र है। लेकिन आपको ध्यान रखना मेनली यहाँ कहां बहता है, तो ये आपका चीन में बहता है। ये क्या, ये चीन के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां का कृषि जो हो रहा है वो उसका रीढ़ का हड्डी, जैसे भारत का अगर कृषि का रीढ़ का हड्डी कौन सा नदी है, तो आप बताइए आपका गंगा नदी है। उसी प्रकार से वहां के लिए जो इंपॉर्टेंट नदी है उसका नाम आपका यांगची नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना। तीसरा, उसके अलावा आपको मिसिसिपी नदी मिलता है ना, मिसिसिपी नदी आपको मिलता है। मिसिसिपी नदी कहां पे है, तो ये उत्तरी अमेरिका में है, जो हम लोग अभी देखते हैं ना, जो हमारा क्या बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, तो उस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कौन सा नदी आपका बहता है, तो यही आपका मिसिसिपी नदी यहाँ पे बहता है। और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में, गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको आपको ये ध्यान रखना, ये आपका क्या, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। नीचे है आपका साउथ अमेरिका, हम देखे थे साउथ अमेरिका, यहीं पे आपको हम बोले थे ये है आपका यूएसए है। या यहाँ पे जो क्षेत्र है ये है आपका मैक्सिको देश है,
ये है आपका मैक्सिको देश, और इसके आसपास में जो समुद्र है ना, इसको बोला जाता है आपका मैक्सिको का सागर, है ना, मैक्सिको की खाड़ी बोला जाता है। और इसी मैक्सिको की खाड़ी में कौन सा नदी आके बहता है, तो आप बताइएगा मिसिसिपी नदी जो है वो मैक्सिको की खाड़ी में आकर निकलता है, गिरता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान में रखना है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा, है ना। उत्तरी अमेरिका का प्रमुख प्रणाली है ना, क्या बोलते हैं, प्रमुख नदी है। उत्तरी क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो उस पूरे एरिया को क्या करता है, सींचता है, वहां पे क्या बोलते हैं जो कृषि है उसको बढ़िया से फ्लरिश करता है। इसका जो आकार है वो कैसा है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाता है, बहुत बड़ा डेल्टा बनाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है, तो सबसे बड़ा डेल्टा आपका कौन सा नदी बनाता है, तो गंगा नदी बनाता है। एक बार समझ लेते हैं ये डेल्टा क्या होता है। डेल्टा क्या होता है, मान के चलते हैं कि ये नदी यहां से बह रही है ना, मान के चलते हैं भाई यहां से एक नदी है जो ऐसे आपका बह रही है। अब क्या हो रहा है, यहां पे ये नदी जो है ये कहां मिल रही है, तो ये यहां पे महासागर में मिल रही है, महासागर में ये मिल रही है। अब क्या होता है, ये नदी अपने साथ में बहुत ज्यादा क्या लेके आती है, बहुत ज्यादा ये अपने साथ में बहुत ज्यादा ये मलबा लेके आती है ना, बहुत ज्यादा ये मलबा लेके आती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे आसपास में। अब ये क्या होता है, अगर ये मलबा लेके आ रही है और ये पूरा नदी का पानी यहाँ पे बह जा रहा, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे पूरा मलबा यहाँ जमा होते जाएगा। अगर यहाँ पे जमा होते जाएगा पूरा मलबा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, डेल्टा कैसे बनता है, ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना है। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में बहुत ये कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या हो, ये नदी आई यहाँ पे अपना जो मलबा था उसको यहाँ पे जमा कर दी। अब जैसे ये यहाँ पे जमा करेगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ऊंचा ये जो जगह है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा डिपॉजिट कर दिया है। अब क्या होता जाएगा, ये धीरे धीरे यहाँ पे मलबा जमा होते जाएगा, और जैसे जैसे मलबा जमा होते जाएगा तो क्या यहाँ पे नदी जो पहले यहाँ से बह रही थी, क्या ये यहाँ से बह पाएगी, तो नहीं बह पाएगी। फिर क्या ये क्या करेगी, ये अपना रास्ता बदलेगी भाई। फिर हो सकता है ये क्या करे, ये क्या करे, ये अपना रास्ता इधर से लेके जाए, फिर ये इधर से लेके जाए, फिर ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी मलबा जमा होगा, यहाँ पे भी मलबा जमा होगा, फिर यहाँ से लेके जाए, यहाँ से लेके जाए, ऐसे लेके जाए, ऐसे लेके जाए, तो फिर क्या होगा, ये एक प्रकार से कैसा जगह बन जाएगा ना, ये एक प्रकार से ऐसा बन जाएगा आपका, ठीक है, ये एक प्रकार से ऐसा बह जाएगा, मतलब ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा करके ये पूरा बन जाएगा। तो ये जो पूरा जो क्षेत्र बनता है, ये पूरा जो क्षेत्र बनता है, जहां पे क्या है, जहां पे एक प्रकार से ये नदी आ रही है, और नदी आखिर कहां पे बह रहा है, यहाँ पे आपका मान के चलते हैं जो हमारी गंगा नदी है वो कहां पे बहती है, वो आपका बे ऑफ बंगाल में बहती है। अब बे ऑफ बंगाल में ये जब जाके मिलेगी तो अपने साथ में बहुत ज्यादा मलबा लेके जाएगी, और मलबा जब मिलाती जाएगी वहां पे आपका छोड़ते जाएगी, तो वो जगह क्या होते जाएगा, ऊंचा होते जाएगा। जब वो जगह ऊंचा होते जाएगा तो अब एक प्रकार से ऊंचा हो चुका है, तो वहां पे पानी बह नहीं सकता है, तो वहां पे क्या होगा, वो अपना नदी अपना रास्ता बदलेगी और वो कहीं और से बहेगी। तो उसी प्रकार से वो प्रोसेस हमेशा चलते रहता है, तो इसीलिए क्या यहाँ पे डेल्टा बन गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो मिसिसिपी नदी भी है, ये क्या बनती है, ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा डेल्टा कहां पे बनता है, तो आप बताइएगा कि आपका भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में बनता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसको कि हम लोग सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। और ये डेल्टा कौन सा नदी बनाता है, तो ये नदी है कौन सा, आपका गंगा नदी है। तो ये सिंपल सा आसान सा चीज है, जिसको कि हम लोग डेल्टा का कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ये है आपका मिसिसिपी नदी, और उसके अलावा एक नदी जो है वो है आपका कांगो नदी। कांगो नदी, कांगो नदी क्या है, तो कांगो नदी अगर आपसे पूछे तो ये क्या, कांगो नदी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा हम आपको बताया था कि पृथ्वी ऐसे है, जो बीच में जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और ये जो भूमध्य रेखा है इसको ये दो बार काटती है, एक बार ऐसे पास होती है, फिर से दोबारा एक बार ऐसे पास होती है। तो अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो आप बताइएगा आप कांगो नदी है। कांगो नदी कहां बहता है, तो आपका अफ्रीका में बहता है। अगर आपसे पूछे कि इस चीज को अरेंज करने का बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि नदियों को उनकी लंबाई के हिसाब से अरेंज करना है, तो सबसे लंबा हम आपको क्या बोले, सबसे लंबा हम आपको बोले नील नदी। नील नदी के बाद जो नदी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका अमेज़न नदी। अमेज़न नदी के बाद में जो तीसरा नदी हम लोग देखे वो क्या था, आपका यांगची नदी देखे। यांगची नदी के बाद में जो हम लोग देखे वो है आपका मिसिसिपी नदी, और मिसिसिपी नदी के बाद में जो हम लोग देखे वो है आपका कौन सा, कांगो नदी, है ना। तो ये आप थोड़ा सा इसमें 5 कम से कम बड़े बड़े जो है नदी, उनको आपको ध्यान में रखना कि भाई ये आपका 5 नदियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना इससे संबंधित जितना भी प्रश्न है उसको हम लोग कर लेंगे। उसके अलावा जो हमारा जो छोटा छोटा जो सागर है, छोटा छोटा जो झील है ना, जैसे हम लोग देखते हैं आपका सुपीरियर झील क्या है, कैस्पियन झील क्या है, तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, जिससे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आया होगा। ये पूरा समझ में आया या नहीं आया, एक बार हमको बता दीजिए। क्या ये थोड़ा ज्यादा नया चीज हो गया क्या?
हाँ, ऐसा तो नहीं है कि नया नया चीज हो गया। हमको लगता है आप महासागरों के बारे में तो पहले पढ़े ही होंगे, हल्का फुल्का जानते तो होंगे ही। समझ में आया या नहीं आया? शिल्पी, रीना, सोनी एक बार बता दीजिए समझ में आया या नहीं आया? चलिए बढ़िया, अगर आपको समझ में आ चुका है तो अब हम लोग अभी का क्लास करते हैं समाप्त। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कोशिश करेंगे इसको आगे देखने का, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होता है आपको, है ना, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपको कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न पूछिएगा, जिससे कि हमको भी लगे कि हाँ भाई बार बार बताना है, ठीक है। हमको लगे कि हाँ आप लोग सिंसियरली इस चीज़ को क्लास को कर रहे हैं। देखिए ये मौका बहुत इंपॉर्टेंट मौका है, ये मौका अगर चला जाएगा तो दोबारा मौका शायद ना मिल पाए हम लोग को अपने जीवन में, है ना। तो इसीलिए कोशिश ये करिए कि ये वाला एग्जाम निकले, ठीक है, और आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से निकालें। मतलब जो हमारा 55% जो लाना है, 55% नहीं 70-75% हम लोग नंबर लेके आए, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करना है कि अच्छे तरीके से निकले। कोई अगर आपको डाउट होता है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूछिएगा, ठीक है। हम आपको 5 बार 10 बार बताने के लिए तैयार है, लेकिन बशर्ते ये है कि आप पूछिए हमसे, ठीक है। चलिए आज के क्लास को यहाँ पे करते हैं समाप्त। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आया हो। कल इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम लोग डील करेंगे, और उसके अलावा हम लोग कोई नया जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो तीसरा 3 जो टॉपिक है वो हमारा एक प्रकार से कंप्लीट हो चुका है। हम लोग 18 टॉपिक आपको बोले थे कि ज्योग्राफी में है, उस 18 में से हम लोग 3 टॉपिक हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आज का क्लास उम्मीद है समझ में आया होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे। सभी को थैंक यू। हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग लास्ट क्लासेस में हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, तो आपको ध्यान में है कि सौर मंडल वाला जितना भी चीज़ है हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। सौर मंडल के अलावा आपको ये पता है कि हम लोग जो आपका एटमॉस्फेयर था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको हम लोग आपका वायुमंडल बोल रहे थे। वायुमंडल से रिलेटेड, सौर मंडल से रिलेटेड जो प्रश्न थे उसको भी हम लोग साथ साथ में डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग का हाइड्रोस्फीयर जो है, लास्ट क्लासेस में भी हम लोग हाइड्रोस्फीयर कंप्लीट किए हैं, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और हमको थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा था कि ये पता नहीं आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा नहीं, तो एक बार थोड़ा सा इसको हल्का सा रिकैप भी कर लेते हैं, है ना, हल्का सा रिकैप भी कर लेते हैं, तो जिससे कि आपको थोड़ा सा वो कंफर्म हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। आपको हम बताए थे हाइड्रोस्फीयर मेनली क्या होता है, जितना जल से संबंधित जो चीज है उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, जल मंडल बोलते हैं। जल कहाँ कहाँ मौजूद है, किस प्रकार से मौजूद है, वो आपको मेनली पढ़ना है। तो उसमें हम आपको बताए थे कि भाई क्या बोलते हैं, पृथ्वी से बहुत ज्यादा क्या होता है, पृथ्वी पहले आग का गोला था, उससे बहुत ज्यादा गैसेज निकली, क्या बोलते हैं वोल्केनिक ब्लास्ट हुआ, उससे आपका क्या निकला, वाटर वेपर निकला, और क्या बोलते हैं वाटर वेपर जैसे जैसे ठंडा हुआ उसके बाद वो क्या बनता है, वो एक प्रकार से पानी बन के जमीन में बरसता है, और उसके बाद फिर क्या होते हैं, समुद्र बनते हैं। पूरा विश्व जो था वो समुद्र से घिरा हुआ था, ऐसा एक समय पे हो गया था, तो ये आपको ध्यान में है। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे, आपको हम बताए थे कि भाई अभी के पे जो सिचुएशन है उसमें लगभग 97% जो है पूरे विश्व का, जो 97% ऑफ द वाटर जो है वो क्या है, तो वो आपको पता है वो खारा पानी है ना, जो समुद्रों में है, जिसको कि हम पी नहीं सकते हैं। उसके अलावा आपको बताया गया था कि इसमें भी जो आपका 97% आपको पता है कि ये कहां, समुद्र में है। उसके अलावा 2.7% जो है वो केवल पीने लायक, जिसको हम लोग फ्रेश वाटर बोलते हैं, वो है। इस 2.7% में भी आपको ये पता है कि ज्यादातर जो है लगभग आपको 1.5% से ज्यादा जो है वो क्या, वो बर्फ के फॉर्म में है। तो जो पीने वाला जो पानी है वो क्या, वो केवल 1% है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई पीने का जो पानी है वो लगभग 1% के आसपास ही केवल हमारे पास में फ्रेश वाटर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मीठा पानी जो है वो हमारे पास में मौजूद है। ये हम आपको थोड़ा सा बता दिए थे, है ना, ये सब चीज हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं। उसके बाद हम आपको बताए थे इसमें कि ये वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल में हमको आपको 3 चीज बताए थे। 3 चीज आपको क्या क्या चीज इसमें ध्यान रखना है, ये वाटर साइकिल तो आपको याद होगा, पक्का पता होगा, लेकिन आपको ये याद ये रखना है कि ये क्या होता है, ये वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जब क्या होता है, जब पानी जो होता है वो क्या बोलता है, वो एक प्रकार से गैस के फॉर्म में बदल जाता है। मतलब क्या है, जो आपका लिक्विड जो है वो क्या हो जाता है, वो एक प्रकार से गैस के फॉर्म में बदल जाता है। लिक्विड मतलब क्या, लिक्विड मतलब हमारा जो वाटर है वो क्या बन जाता है, वो वाटर वेपर बन जाता है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जल के गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका वाष्पीकरण कहलाएगा। उसके अलावा क्या आपसे पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि जल जो वाष्प जो आपके पास में गया है वो क्या बनता है, वो एक प्रकार से बादल बनने का जो उसका प्रक्रिया है, जल का जो वाष्प जो ऊपर गया है वो साथ में मिलके क्या बनता है, तो वो बादल बनता है। ये बादल का बनने का प्रक्रिया क्या बोलते हैं, तो हम लोग संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है
कि जब ये जो गैस है ना, ये जो गैस है वो क्या होगा, वो एक प्रकार से ठंडा होकर दोबारा क्या बनेगा, दोबारा वाटर बनेगा। इसको क्या बोला जाता है, इसको आपका वर्षण बोला जाता है, प्रिसिपिटेशन बोला जाता है। तो ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। आसान सा चीज है, वाष्पीकरण क्या है, संघनन क्या है, वर्षण क्या है, आसान सा चीज है। उसके अलावा आपको ये ध्यान में है कि हम लोग तीन चीजों के बारे में और बात किए थे कि भाई तरंग क्या होती है। तरंग आपको बताया गया था कि जो पानी में क्या होता है, एक गर्म पानी और ठंडा पानी जो ऊपर नीचे होते रहता है, उसके कारण आती है तरंगे, जो आपको क्या बोलते हैं, वेव्स के फॉर्म में दिखती हैं। उसके अलावा आपको ज्वार भाटा दिखता है। ज्वार भाटा क्या होता है, तो हम आपको बताए थे कि ये मेनली क्या होता है कि तो जो आपका पृथ्वी का जो जो चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल है और जो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण क्या होता है कि जो जल का जो स्तर है समुद्र में वो ऊपर उठ जाता है, और यही ऊपर उठने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वार भाटा बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हम धाराओं को देखे थे, एक था आपका गर्म जल धारा, एक था ठंडा जल धारा। गर्म जल धारा क्या होता था, तो गर्म जल धारा जो था वो आपका जो पृथ्वी का जो बीच का भाग है उससे वो ऊपर की ओर जा रहा था या नीचे की ओर जा रहा था ना। हम आपको बताए थे ये चीज कहां गया भाई, हाँ, जैसे ये अगर पृथ्वी है तो, और यहां पे अगर हम इसको इक्वेटर मानते हैं, बीच का जो पॉइंट है, सूर्य कहां पे रहता है, सूर्य लगभग यहां पे रहता है, और सूर्य का रोशनी पक्का ये चीज है कि भाई यहां पे ज्यादा पड़ेगा, इस एरिया में ज्यादा पड़ेगा सूर्य का रोशनी। अब अगर इस एरिया में पड़ेगा तो यहाँ का पानी क्या होगा, यहाँ का पानी गर्म होगा, तो यहाँ का पानी क्या होगा, यहाँ का पानी यहाँ पे जाएगा, इक्वेटर में जाएगा जहां का पानी ठंडा है, और ये पानी जो होगा ये यहाँ पे आएगा। उसी प्रकार से यहाँ का जो पानी है वो क्या होगा, वो यहाँ पे जाएगा, है ना, इस एरिया में जाएगा, और यही पानी क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये हमेशा चलते रहता है। तो ये पूछ सकता है कि गर्म जल धारा जो है वो ध्रुव से क्या बोलते हैं आपका इक्वेटर की तरफ आएगा या इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा। तो ये हमको लगता है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर गलती से समझ में ना आए तो आप पूछिएगा, ठीक है, दोबारा पूछेगा, हम दोबारा बताने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आप पूछिएगा कम से कम, ठीक है। अगर गलती से कुछ समझ में ना आए तो ये गर्म झाला मतलब आपका गर्म जल धारा जो है वो क्या होता है, वो भूमध्य रेखा से कहां जाता है, ध्रुवों की ओर जाता है। और जो ठंडा जल धारा होता है वो क्या होता है, ध्रुव से कहां जाता है, ध्रुव से वो एक प्रकार से भूमध्य रेखा, मतलब जिसको हम लोग इक्वेटर बोल रहे हैं, उसके तरफ वो जाता है। बेसिक सा चीज है ये, है ना। उसके अलावा हम क्या देखे थे आपका, उसके अलावा हम आपको बताए थे कि भाई यहाँ पे आपका होता है पृथ्वी का महासागर का बात किया गया। पृथ्वी का महासागर मतलब ये वाला जो पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया जो है, इसको हम कलर की थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका पैसिफिक ओशियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर बोलते हैं। और ये जो प्रशांत महासागर का जो साइज है वो क्या, वो बहुत बड़ा है। वे सबसे बड़ा अगर समुद्र आपसे पूछे तो यही प्रशांत महासागर है। आपको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जो पृथ्वी की सबसे जो गहरा जो पॉइंट है, वो सबसे गहरा पॉइंट क्या है, वो मैरियाना ट्रेंच है ना, मैरियाना ट्रेंच। और वही मैरियाना ट्रेंच में आप ये ध्यान में रखिए कि भाई ये मैरियाना ट्रेंच में लगभग आप सोचिए कि लगभग 10 किलोमीटर, सोचिए 10 किलोमीटर से ज्यादा गहराई आपको मिलता है वहां पे। 10 किलोमीटर से ज्यादा गहराई मतलब समझ रहे कितना ज्यादा गहरा है। आपको सोचिए कि यहां से आप जलना स्टार्ट करेगा तो 10 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा गहरा है जहां तक कोई आदमी पहुंच ही नहीं पाया है आज तक। मतलब एक प्रकार से आप नॉर्मल व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि वहां पे क्या बोलते हैं, पानी का प्रेशर इतना होता है कि वहां पे अगर जाएगा आदमी तो वो वहां पे मर जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इतना जो गहरा, सबसे ज्यादा जो गहरा बिंदु है उसको क्या बोलते हैं, मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं। कहां पे है, तो वो आपका पैसिफिक ओशन में है। एक तो हो गया आपका पैसिफिक ओशन। उसके अलावा जो भारत के जो इर्द गिर्द आपको मिलता है ये वाला जो ओशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडियन ओशन बोलते हैं। ये आपको ध्यान में है। उसके अलावा आपको पता है कि ये वाला जो ओशन यहाँ पे है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जो क्या एस के फॉर्म में है ना, ऐसे एस के फॉर्म में है भाई। तो ये हम लोग देख चुके थे। उसके अलावा आपको बताया गया था यहाँ पे है आपका आर्कटिक, और ये यहाँ पे जो ओशन मौजूद है, ऊपर में जो ओशन मौजूद है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आपको ध्यान में होगा कि इसको हम लोग आर्कटिक ओशन बोलते हैं, आर्कटिक ओशन बोलते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे जो ओशन आपको दिख रहा है, इसके जो अंटार्कटिका के चारों तरफ दिख रहा है, इस वाले ओशन को हम क्या बोलते हैं, तो अंटार्कटिका का ओशन ये बोला जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है। ये 5 ओशन कौन कौन से हैं, तो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, और उसके अलावा आपका अंटार्कटिका या फिर इसको दक्षिणी सागर बोला जाता है, साउथ आपका ओशन बोला जाता है। तो ये है, तो ये टोटल 5 प्रकार के हम लोग ओशंस को देखे थे लास्ट क्लासेस में, है ना। ये सब चीजें हमको पहले बता चुके हैं। उसके अलावा क्या किए थे, उसके अलावा हम विश्व की सबसे 5 जो बड़ी नदियां हैं उसके बारे में बताए थे। सबसे जो लंबी नदी आपसे अगर पूछे तो वो भाई नील नदी है। कहां से निकलता है, तो नील नदी आपको ध्यान में होगा विक्टोरिया झील है एक, है ना,
विक्टोरिया झील कहाँ पे है? तो विक्टोरिया झील वही आपको अफ्रीका में ही मिलता है, इसको हम अभी मैप में दिखाएंगे कहाँ पे है। तो ये विक्टोरिया झील से निकलता है और ये आगे चल के कहाँ पे? मेडिटेरियन सी में मिल जाता है। रुकिए इसको हम बता देते हैं ये है कहाँ पे, है ना। इसका हम आज हम मैप लगा के आए हैं आपके लिए। अच्छा 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 अच्छा, ये एक्चुअली थोड़ा सा हो गया गड़बड़ कि मैप यहाँ पे नहीं लग पाया। रुकिए जरा सा, हम इसका कोई उपाय करते हैं। रुकिए जरा सा, रुकिए, हाँ 2 मिनट बस रुक जाइए। हम एक बार गलती से हम पुराना पीडीएफ लगा दिए हैं, नया पीडीएफ में हम मैप था एक्चुअली, तो हम एक बार उसको बस तुरंत लगा दे रहे हैं। रुकिए जरा सा, 2 मिनट रुक जाइए बस। हाँ, ये आपको दिख रहा है मैप, इसमें हमको लगता है कोई खास दिक्कत होगा नहीं। और यहाँ पे देखिए ये जो आपको छोटा सा जो ब्लैक कलर का जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो अफ्रीका के बीच में यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका क्या है? ये है आपका लेक विक्टोरिया, है ना। ये क्या है? ये है आपका लेक विक्टोरिया और यहीं से आपका निकलता है कौन सा? नाइल नदी। और नाइल नदी यहाँ से निकलने के बाद में ऑल द ये पूरा इस रास्ता को कवर करता है और यहाँ पे जाके कहीं पे ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी बोलते हैं। इसी मेडिटेरियन सी में क्या होता है? तो ये मिल जाता है। तो ये कौन सा नदी है भाई? ये नदी है, इसका नाम है आपका नाइल नदी, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए कि ये कहां से निकला है? लेक विक्टोरिया से निकला है और ये कहां पे आके रहा है? तो आपका मेडिटेरियन सी में आके ये मिल गया है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान में रखिएगा, तो बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल तो चीज है नहीं, ठीक है। लेक विक्टोरिया, ठीक है, लेक विक्टोरिया से निकलता है और मेडिटेरियन सी में आके क्या होता है? ये मिल जाता है। उसके अलावा इसको क्या बोला जाता है? इसको मिस्र का उपहार बोला जाता है। ये हम आपको बताएं क्योंकि जो मिस्र नाम का जो देश है ना, जिसको हम लोग इजिप्ट बोलते हैं, उस इजिप्ट के किनारे यही बहता है ना। उस इजिप्ट का मेन जो लाइफ लाइन है वो यही है। उसके अलावा जो हम लोग मतलब इजिप्ट का जो बड़ा जो हम लोग देखते हैं पिरामिड, वो पिरामिड जो है वो भी इसी से द्वारा बनाया गया। उसके अलावा जो अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन है, हम आपको बताए थे लंबा में और बड़ा में अंतर होता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा नदी कौन है, तो आप बड़ा नदी में क्या बताइएगा? तो भाई बड़ा नदी अगर पूछे सबसे बड़ा, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे बड़ा कौन सा नदी है? तो अमेज़न नदी है। और ये अमेज़न नदी कहां पे है? तो हम लोग देखते हैं जो अमेज़न का जो जंगल है, जिसमें हम लोग मेनली ब्राजील वाला जो क्षेत्र है, वहां पे ये आपको मिलता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा नदी है, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या? सबसे ज्यादा यहाँ पे पानी है। और अमेज़न का जो वर्षा वन वाला जो क्षेत्र है, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होने वाला जंगल है। जैसे हम लोग देखते हैं ना मेघालय में, वैसे ही वहां पे है और वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है इस जंगल के कारण ही। और इसी में क्या होता है? इसी में एक प्रकार से होके गुजरता है कौन सा? तो इसी से होके गुजरता है आपका अमेज़न नदी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये सब लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं। उसके अलावा आपको हम यांगची नदी के बारे में बताए थे। यांगची नदी कहां पे है? तो यांगची नदी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नदी है और एशिया का सबसे बड़ा नदी। अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा नदी कौन है, तो ये आपको यांगची नदी मिलता है। ये कहां पे आपका बहता है? तो चीन में बहता है। इसमें कुछ आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा आपको मिसिसिपी नदी आपको मिलता है भाई। मिसिसिपी नदी जो आपको ध्यान में रखना है, मिसिसिपी नदी कहां पे है? तो मिसिसिपी नदी आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आपको मिलता है। मिसिसिपी नदी यूएसए जो है ना, हमारा अमेरिका नाम का जो देश आपको मिलता है, जहां पे ट्रम्प चाचा भी तबाही मचाए हुए हैं, है ना। तो वही जो ट्रम्प चाचा वाला जो देश है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमेरिका। और वहीं पे एक नदी बहता है जिसका नाम क्या है? मिसिसिपी नदी है। ये मिसिसिपी नदी आपको ध्यान में रखना है, ये कहां पे है? ये आपका गल्फ ऑफ खाड़ी में आके गिर जाता है। इसमें कुछ खास आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है भाई मिसिसिपी नदी जो है वो चौथा सबसे बड़ा नदी है। कहां पे बहता है? अमेरिका में बहता है। और एक आपको ध्यान में रखना है, एक नाम जिसका नाम है आपका कांगो नदी। कांगो नदी कहां बहता है? तो ये आपका अफ्रीका में बहता है। और ये क्या? ये भूमध्य रेखा को, है ना, मतलब जो विश्व को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी को बीच से भागे थे, मतलब बीच से इसको काट दिए थे। इसको क्या बोला गया था? इसको बोला गया था आपका इक्वेटर बोला गया था, आपका भूमध्य रेखा बोला गया था, है ना, भूमध्य रेखा बोला गया था। तो इस भूमध्य रेखा को जो 2 बार जो काटती है, एक बार ऐसे जाती है और ये दोबारा ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 2 बार इसको काटती है। ये कौन सा नदी है? ये आपको कांगो नदी मिलती है। ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नदी आपको ये मिलती है। तो ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है। इसमें और कोई चीज आपको ध्यान में रखना है, नदी में एक चीज आप गंगा को ध्यान में रख लीजिएगा कि हाँ भाई गंगा नदी हमारे यहाँ पे लगभग 2500 किलोमीटर वाला उसका लंबाई है ना। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एक बार हमको बता दीजिए। ये 5 नदी हम लोग देख चुके हैं, नील नदी, अमेज़न नदी, यांगची नदी, मिसिसिपी नदी और कांगो नदी। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे 5 सबसे बड़े झील के ऊपर में कि कौन से 5 सबसे बड़े झील हैं। अब एक बार समझ लीजिए कि ये झील होता क्या है। तो झील आपको ध्यान में रखना है वैसा एरिया, वैसा क्षेत्र जो कि क्या हो ना, जो कि समुद्र से, जो कि चारों तरफ से
एक प्रकार से जो कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो, है ना, मतलब इसके चारों तरफ क्या हो, जिसके चारों तरफ यहाँ पे लैंड हो। अगर मान के चलते हैं कोई ऐसा जगह है जहां पे ये ऐसे आया है और ऐसे गया, यहां पे मान के चलते हैं यहाँ पे सी हो, यहाँ पे यहाँ पे अगर समुद्र हो तो इसको हम लोग लेक नहीं बोलेंगे, ये वाला जो क्षेत्र होगा इसको लेक नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेक उसको बोलेंगे जो चारों तरफ से क्या हो, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेक बोलते हैं। उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई विश्व का, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा लेक कौन सा है, तो आप बताइएगा ये कौन सा है, ये कैस्पियन सी है। इसका नाम में सी है, इसका नाम में समुद्र है, लेकिन ये समुद्र नहीं है, ये क्या है, ये सी है। तो इसको क्या है, आपको ध्यान रखना है, कैस्पियन सी विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का है ना, खारा पानी है। यहाँ पे बहुत सारी नदियां आके मिलती है, उसके कारण यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ का पानी खारा हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है ये क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा झील है, और आपको ध्यान रखना है ये खारे पानी का झील है। आपसे बहुत बार ऐसा पूछा भी गया है कि बताइए ये कैसा झील है, तो आप बताइए खारे पानी का झील है। एक बार इसका लोकेशन हम लोग देख लेते हैं, ये कहाँ पे है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला है ना, ये जो दिख रहा है ये आपको क्या है, ये है आपका कैस्पियन सी, आपको ये मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कैस्पियन सी है, ठीक है। इसमें कोई खास इसमें ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं। कैस्पियन सी आपका यहाँ पे है। उसके अलावा हम आपको क्या बोले, लेक विक्टोरिया यहाँ पे है, मेडिटेरियन सी यहाँ पे है, तो लेक विक्टोरिया से निकलता है आपका नील नदी, और ये जाके कहाँ मिलता है, तो मेडिटेरियन सी में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एक झील है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका सुपीरियर लेक, ठीक है, सुपीरियर लेक। और ये जो सुपीरियर लेक है ना, ये मीठे पानी का सबसे बड़ा लेक है। अगर आपसे पूछे कि खारे पानी का सबसे बड़ा लेक कौन सा है, तो खारे पानी का सबसे बड़ा जो लेक है वो भी क्षेत्रफल के हिसाब से, एक और आएगा जो कि वॉल्यूम के हिसाब से होगा, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से जो फैला हुआ है उसके हिसाब से अगर बोला जाए कि सबसे झील कौन सा है खारे पानी का, तो उसमें आप क्या बोलिएगा, उसमें आप बोलिएगा कैस्पियन सी बोलिएगा। अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे बड़ा झील जो कि क्या हो, जो कि एक प्रकार से मीठे पानी का हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, मीठे पानी का, जिसका पानी आप पी सकते हैं, वो क्या आपको सुपीरियर लेक मिलता है। और ये सुपीरियर लेक कहां पे है, तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मिलता है और कनाडा में मिलता है, मतलब कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का बॉर्डर में मिलता है। आपको इसका भी मैप दिखा देते हैं एक बार हम, है ना। यहाँ पे देखिए लेक सुपीरियर, ये जो है ना यहाँ पे, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है आपका लेक सुपीरियर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिएगा कि भाई यहाँ पे है लेक सुपीरियर, ये आपका कनाडा और आपका अमेरिका के बॉर्डर पे आपको मिलता है लेक सुपीरियर, जो कि मीठे पानी का सबसे बड़ा लेक है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं एक बार। तीसरा क्या है भाई, तीसरा का नाम है आपका बैकाल लेक, ठीक है, बैकाल लेक। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछे कि पानी के हिसाब से सबसे बड़ा लेक कौन सा है, सबसे बड़ा लेक कौन सा है, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा लेक क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आप क्या बताइएगा, आप बताइएगा सिंपल सा कैस्पियन सी का आप नाम लीजिए कि हाँ भाई क्षेत्रफल में सबसे बड़ा झील जो है वो कैस्पियन झील है। लेकिन आपसे पूछे कि अगर मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, जहां पे पानी सबसे ज्यादा है ना, अगर मान के चलते हैं कि सबसे बड़ा हो सकता है कि हम थाली में पानी लेके रखे हुए हैं और एक गिलास में पानी लेके रखे हुए हैं। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कहां पे है, तो आप बोलेगा भाई थाली में है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आपका वॉल्यूम में कहां पे सबसे ज्यादा, आयतन में सबसे ज्यादा, तो आप बोलेगा हो सकता है गिलास में ज्यादा हो। तो ये क्या हो, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि आयतन में सबसे बड़ा, वॉल्यूम में सबसे बड़ा अगर कोई झील है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका बैकाल लेक। और ये विश्व का सबसे गहरा झील है, सबसे गहरा झील कौन सा है, लेक बैकाल है। जहां पे जो विश्व का, हम लोग देखे थे ना कि हम लोग क्या देखे थे कि 97% है, क्या 97% है आपका लगभग क्या बोलते हैं आपका खारा पानी है ना, जिसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। इसमें आपको हम बताए थे कि लगभग 1.5% जो है वो क्या है, वो आइस के फॉर्म में है ना, बर्फ के फॉर्म में है। और आपका लगभग जो 1.2% बचा वो क्या है, वो जल के फॉर्म में है ना, जिसको कि हम पी सकते हैं। ये सोचिए कि लगभग ये जो 1.2% बचा, इस 1.2% का लगभग 20% आसपास जो पानी है, पूरा जो पीने का पानी है जो पूरे विश्व में मौजूद है, जितना भी पीने का पानी है, बर्फ का बात नहीं कर रहे हैं, पीने का पानी जो कि पूरे विश्व में मौजूद है, उस पूरे पानी का जो 20% पानी है वो केवल एक झील में है। और वो कौन सा झील है, तो आपको ध्यान रखना है वो लेक बैकाल है, ठीक है। ये लेक बैकाल भी समझ लीजिए कहां पे है, तो ये लेक बैकाल आपका मिलता है आपको यहाँ। अच्छा मैप तो यहाँ पे हम लगाए ना, यहाँ देखिए कहाँ गया भाई लेक बैकाल, ये देखिए
ये वाला जो क्षेत्र आपको मिलता है यहाँ पे, है ना, ये क्या है, ये है आपका लेक बैकाल। ये कहाँ पे है, तो आपको ये मिलता है रशिया में। तो इस चीज को थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखें कि लेक बैकाल कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर आपसे पूछे कि पानी का वॉल्यूम के हिसाब से, आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो आप बताइएगा लेक बैकाल है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका टंगानिया लेक भी एक है। ठीक है, टंगानिया लेक है। ये टंगानिया लेक कहाँ पे है, तो ये सबसे लंबा लेक आपको मिलता है। ये कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका में। इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, आपको बस ध्यान में रखना है कि हाँ भाई टंगानिया लेक कहाँ पे है, अफ्रीका में है। उसके बाद आपको मिलता है एक लेक विक्टोरिया आपको मिलता है। हम आपको बता चुके हैं लेक विक्टोरिया कहाँ पे था, लेक विक्टोरिया भी था आपका कहाँ पे, अफ्रीका में था। इसी से था ना कि नील नदी यहीं से निकल रहा था, है ना, नील नदी यहीं से निकल रहा था। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एक जो सागर का नाम है डेड सी, है ना, ये डेड सी ध्यान रखिएगा। अभी जहां पे लड़ाई चल रहा है ना इजराइल में, है ना, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई चल रहा है, तो इजराइल में ही एक झील मौजूद है जिसका नाम क्या है, डेड सी है। और ये डेड सी खुद में क्या बोलते हैं, अनोखा इसलिए है क्योंकि इसका पानी इतना ज्यादा खारा है कि यहां पे कोई आदमी डूब ही नहीं सकता है ना, कोई आदमी यहाँ पे डूब ही नहीं सकता। अगर आपको तैरना नहीं भी आता और वहां पे आप चले जाइएगा तो आप डूब नहीं पाइएगा, क्योंकि उसका पानी इतना खारा है कि आपको डूबने ही नहीं देता है, आपको अंदर जाने ही नहीं देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे खारा पानी अगर आपसे पूछे कहाँ पे है या फिर कौन सा ऐसा झील है जहां पे कोई व्यक्ति डूब नहीं सकता है, तो ये कौन सा है, तो आपका मृत सागर है, इसको बोला जाता है आपका डेड सी। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या सर्वाधिक आपका लवणता आपका वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा ये हाईली सैलाइन वाला क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा आपका पानी आपको मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिएगा। आपका डेड सी है कहां पे है, आपको ध्यान रखना है, डेड सी है आपका इजराइल और जॉर्डन में है। उसके अलावा आपका विक्टोरिया लेक कहां पे, अफ्रीका में है। तंजानिया कहां पे है, तो ये भी आपका क्या बोलते हैं अफ्रीका में है। उसके बाद आपको क्या मिलता है, उसके बाद हम लोग देखिए आपका यहाँ पे बैकाल लेक बोले। बैकाल लेक क्या था, सबसे बड़ा लेक था पानी के आयतन के हिसाब से, कहां पे है, रशिया में है। उसके अलावा आपको बताया सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक कहां पे है, तो आपका अमेरिका और आपका कनाडा के बॉर्डर में आपको मिलता है। मीठे पानी का सबसे बड़ा अगर लेक बोले तो भाई यही है, लेक सुपीरियर है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा लेक कौन सा है, तो कौन सा है, तो ये आपको बताइएगा कैस्पियन सी है, जिसके नाम पे सी है, नाम में समुद्र है लेकिन वो क्या है, वो झील है खुद में। ठीक है, तो ये आपका कुछ झील जो था विश्व का, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा पूरा। आपको हाइड्रोस्फीयर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और आपको कुछ नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्का जो चीज है वो हम लोग क्वेश्चन बनाते समय में वो हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको।